Hello, friends. Today we'll start with our next topic, that is Unit 2, Law of Contracts. Now, to understand the following concepts, we'll study the law of contract, includes agreement, offer, contract, acceptance, consideration, capacity, and major consents, unlawful agreement, wager, contingent contract, etc. Now, if we talk about the introduction of the contracts, see, contracts are an important part of commercial law because all commercial transactions usually begin with an agreement or a contract. जितनी भी हमारी commercial transaction है वो contract से शुरू होती हैं, जैसे कोई सेल परचेज हो गया, exchange of goods and services हो गया, ठीक है। और ये डे टू डे लाइफ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है। आपने किसी को घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, या आपने किसी को किसी ने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप उनको लेट्स से एक मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, इस तरह का, या बिजनेस का कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया कि वो कोई एक सर्टेन आइटम आपको सप्लाई करेंगे, तो ये दीज आर ऑल पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। और ऑल दीज कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं ये क्यों ज़रूरी हैं, बिकॉज इसमें दोनों पार्टीज़ जो इन्वॉल्व हैं उनके राइट्स, उनकी ऑब्लिगेशंस और लाइबिलिटीज़ फिक्स की जा सकती हैं और वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो जो भी जो लॉ इसको कवर करता है, दैट इज़ कॉल्ड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और इसको हम शॉर्ट में ICA भी कह सकते हैं। और ये जो है, दिस इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ, कॉन्ट्रैक्ट इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ अंडर सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब ये जो एग्रीमेंट होता है एक तरह का ये प्रॉमिस होता है, ठीक है। और हालांकि ऑल एग्रीमेंट्स को हम कह सकते हैं, सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। जैसे मान लीजिए आपने अपने दोस्त के साथ एग्रीमेंट किया कि ठीक है वो आपको आप अपनी नोटबुक देगा, तो ये एक एग्जाम्पल है एग्रीमेंट का, इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जब वो लीगली इन्फोर्सेबल हो जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो agreement must meet certain conditions, criterias like consideration, parties must be competent, free consent between parties, lawful object का होना चाहिए, and not expressly declared void by law in order to qualify as a contract. तो agreement कब contract होंगे, जब वो इन सारी conditions जो criteria है वो सारे के सारे criterias को fulfill करेंगे। अब इस इन्हीं criterias की हम बात कर सकते हैं, पर एक बात जो यहाँ पे underlying है वो आपको समझनी है, that is, I'm going to highlight it. All contracts are agreement, but all agreements are not contract. जितने भी contract हैं वो एक तरह के agreement ही हैं, but वो legal agreement हैं। लेकिन जो ऐसे हमारी day to day life में जो हम agreements करते हैं वो तब तक agreement नहीं है जब तक कि वो certain conditions को fulfill नहीं करते। और वो certain conditions क्या हैं, वो law define करता है। जैसे यहाँ पे example भी दिया है नीचे, if you look at this, या agreement होने के लिए agreement plus enforceable by law, जब वो agreement enforceable by law हो जाएगा, then it becomes a contract, right? Okay, एक example है इसमें Balfour versus Balfour का, validity of contract से related. This is an example which says that there was an agreement between husband and wife was in question. Husband and wife went on leave to England and the wife fell in England. The doctor who treated the wife advised her to take full bed rest in England in order to continue the treatment. The wife stayed in England. When the leave was over, the husband went to Ceylon where he was employed and promised to send a sum of 30 pounds to his wife every month for her stay in England. He sent the amount for some time, and later on, due to differences and misunderstanding between them, the husband stopped sending the amount. दोनों घूमने गए इंग्लैंड, ट्रांसलेशन, ठीक है। और वहाँ पे वाइफ बीमार हो गई, डॉक्टर ने कहा कि आपको यहीं रेस्ट करना पड़ेगा और ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। जो हस्बैंड है वो वापस आ गए सिलोन, जो कि पुराना नाम है श्रीलंका का, और जहाँ पे वो काम करते थे। और उनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ कि वो 30 पॉन्ड्स हर महीने भेजते रहेंगे। तो शुरुआत में कुछ दिन भेजा, बाद में बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिफरेंसेस उन्होंने पैसा भेजना बंद कर दिया। तो इसके बाद जो वाइफ है उन्होंने एक लीगल एक्शन
अगेंस्ट द हस्बैंड इनिशिएट कर दिया. द वाइफ इनिशिएटेड एक्शन टू रिकवर द एरियर्स. द कोर्ट डिसमिस्ड इट ऑन द ग्राउंड दैट द एग्रीमेंट एंटर बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ was not a contract. The arrangement between the husband and wife was only a moral obligation, and the parties never intended to create a legal relationship. तो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ने इसमें क्या मतलब जो कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो जो इनके बीच में जो प्रॉमिस था ये कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, क्योंकि ये एग्रीमेंट क्या था, एक वर्बल और म्यूचुअल एग्रीमेंट था, और अग्रीमेंट था बिकॉज ऑफ हस्बैंड्स ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स हिज वाइफ, राइट. एंड इन दोनों इस एग्रीमेंट में दोनों का इंटेंशन नहीं था कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करें, देयरफॉर इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल एज अ कॉन्ट्रैक्ट. द डिसीजन क्लियरली शोज द एग्रीमेंट एंड दैट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन and only contract and those agreements that do not intend to create legal relationship are not contract. तो जब legal relationship जहाँ पर create करने की intention नहीं होगी वो contract नहीं होगा. अब एक agreement को contract जो agreement हम बोलते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. ये following chart depicts the essential elements of the contract. Here you are, right. अब आप देखें सबसे पहले हमको क्या चाहिए इसमें, ऑफ़र. सबसे पहले तो एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए, ऑफ़र होना चाहिए. आपने ऑफ़र किया कि यू वांट टू सेल समथिंग, लेट्स से इफ़ यू वांट टू ए वांट टू सेल समथिंग टू बी लेट्स से अ हाउस, तो ऑफ़र. अब बी ने वो एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भैया आप बेच रहे हो और मैं ख़रीदने के लिए तैयार हूँ. थर्ड, कंसिडरेशन, कि उसमें अब पैसा कितना इन्वॉल्व है. मान लीजिए ए अपनी प्रॉपर्टी, एक घर 50,000 रुपये में बी को बेच रहा है, तो उसमें जो 50,000 रुपये दैट इज़ कंसिडरेशन. फिर उसके बाद आ गया कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. क्या आप जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो रहे हैं उसके लिए आपकी कैपेसिटी है, यू आर लीगली एंटाइटल्ड टू गेट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, मीनिंग आप मेजर हो, ऑफ साउंड माइंड हो, एट्सेट्रा. और जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट है, मतलब आपके ऊपर कोई प्रेशर, कोई दबाव तो नहीं है. थर्ड, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट का अग्रीमेंट नहीं हो सकता. लेट्स से सेलिंग ऑफ वेपन का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, या कोई ड्रग्स नारकोटिक्स का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा. और किस कंडीशन में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, और अगर डिस्चार्ज हो जाता है तो दोनों पार्टीज़ के पास क्या रेमेडीज़ हैं, क्या सोल्यूशन है, और कब किस सिचुएशन में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इम्पॉसिबल हो जाता है. दीज आर सम ऑफ द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. अब सबसे पहले हमने बात की थी यहाँ पर कि सबसे पहले ऑफ़र होना चाहिए. ऑफ़र का क्या मतलब है, ऑफ़र का मतलब है सीधा सीधा प्रपोजल, और फिर आपने प्रपोज़ किया और दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया भी था. तो when one person signifies to another his willingness to do or not to do certain things, it is called an offer. Section 2A of ICA. ठीक है, जब एक आदमी अपनी विलिंगनेस शो करता है कि वो कुछ सेल करना चाहता है, या वो कुछ फंक्शन परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा डिपेंडिंग ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो उसको हम ऑफ़र कहेंगे. द पर्सन मेकिंग द ऑफ़र इज़ कॉल्ड द ऑफरर, एंड जिसको ऑफ़र किया जा रहा है ही इज़ ऑफरी. पर द ऑफ़र मस्ट बी विद एन इंटेंशन टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप. ये जो ऑफ़र है उसके साथ साथ एक लीगल इंटेंशन होना ज़रूरी है कि वो लीगली एक इस रिलेशनशिप में जा रहे हैं, मतलब एज एन ऑफर एन ऑफरी. An assent or consent given to the offer by the offer is known as acceptance. आपने अपनी रजामंदी, अप्रूवल दे दिया, उसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस. ये भी सेक्शन 2B ऑफ ICA में लिखा है. अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जैसे ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार लीगल डॉक्यूमेंट्स पे ही हो. अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पर जाके आप येस, ओके या आई अग्री को क्लिक कर देते हैं, वो भी एक्सेप्टेंस माना जाएगा, दैट इज़ लीगली इन्फोर्सेबल. सो आप जब भी कभी किसी साइट पे क्लिक करें, यू मेक श्योर कि आपको समझ में आ जाए कि यू आर लीगली एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स एन एग्रीमेंट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्रॉमिस. तो जब भी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया जाता है वो एग्रीमेंट बन जाता है, और इस एग्रीमेंट को हम एक प्रॉमिस भी कह सकते हैं. तो सीधी सी बात, सिंपल सी बात, हियर यू आर. ऑफ़र और एक्सेप्टेंस जब दोनों हो गए तो वो बन गया एग्रीमेंट. A expresses his willingness to sell his cottage to B for 5 lakh rupees.
here A's willingness is called offer and B's offer. A is the offerer and B is the offeree. B accepts the offer to purchase the cottage. This is called acceptance. A's offer when accepted by B becomes an agreement. Example clear है कि A अपना मकान बेच रहा है 5 लाख रुपए में B को. A की जो मर्जी है कि वो बेचना चाहता है, ऑफर जो है, ठीक है, उसको ऑफरी बनाता है, और बी एक रेडी है उस चीज़ को ख़रीदने के लिए, वो ऑफरी हो गया, और इसमें जो जो कॉटेज है वो बेचा जा रहा है, और जो अमाउंट जो इसमें 5 लाख है ये कंसिडरेशन होगा, और दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया तो ये एग्रीमेंट हो गया. ठीक है, ओके. An offer and acceptance must be definite and certain. If the offer or acceptance is not clear enough to conclude a contract, it is considered invalid. Clear होना चाहिए और definite होना चाहिए. Offer. An offer and acceptance must be communicated to the other person in order to be valid. A communication in electronic form or even email also amounts to communication of the offer and acceptance. ठीक है, दोनों पार्टीज़ को ये पता होना चाहिए, कम्युनिकेट कर दिया जाना चाहिए कि ये ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस हुआ है. मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी नॉलेज में ही ना हो, उसको पता ही ना हो. ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉनिकली भी इन्फॉर्म किया जा सकता है, जैसे ईमेल के थ्रू भी इन्फॉर्म किया जा सकता है. एन ऑफ़र लैप्सेस बाय रेवोकेशन और विड्रॉल. अगर ऑफ़र को लैप्स कर सकता है ऑफ़र भी, अगर उसको रिवोक कर दिया हो, जिसने ऑफ़र दिया था वो रिवोक कर दे, मना कर दे. ठीक है, ऑफिशियली मना कर दे कि भाई नहीं, वो मैं उस ऑफ़र से डिनाई करता हूँ, तो वो रिवोक हो जाएगा. इसमें एग्जांपल है एक बड़ा इंटरेस्टिंग कार्लिल एंड वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल कंपनी का. ये कंपनी जो थी वो एक स्मोक बॉल बनाती थी जो कि इन्फ्लुएंजा के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती थी, और कंपनी ने एक प्रॉमिस किया था कि अगर कोई इसकी जो मेडिसिन है वो एज़ पर डायरेक्शंस लेगा तो they put up a reward of 100 pounds to anyone who got influenza again after using the smoke ball मेडिसिन कंटिन्यूसली फॉर 15 डेज. कि अगर कोई 15 दिन तक लगातार ये मेडिसिन खाता है, उसके बाद अगर उसको इन्फ्लुएंजा हो जाएगा तो उसको 100 पाउंड जो है एक रिवॉर्ड मिलेगा. और इस एडवर्टाइजमेंट के साथ जो कंपनी थी उन्होंने कहा कि 1000 पाउंड जो है उन्होंने एक बैंक में जिसका नाम था अलायंस बैंक, उसमें डिपॉजिट करके रखें इस सिचुएशन के लिए कि अगर कोई ऐसा रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए आता है. इस एडवर्टाइजमेंट को देखने के बाद एक ये मिसेस कार्लिल थी जिन्होंने एज़ पर डायरेक्शन वो मेडिसिन खाई, लेकिन उसके बाद फिर से उनको इन्फ्लुएंजा हो गया. अब मिसेस जो कार्लिल थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंपनी को सू किया कोर्ट में, और उन्होंने इनसे डिमांड किया कंपनी से कि भाई आप पहले दो, ये रिवॉर्ड दो. तो कंपनी ने क्या कहा, उसमें कंपनी का क्या प्ली था, that there was no intention to enter into a legal relationship with anyone through the advertisement, and the advertisement was just put to boost the marketing. उन्होंने कहा कि भाई कोई इंटेंशन नहीं थी हमारी किसी के साथ कोई लीगल रिलेशनशिप में एंटर होने के लिए, और सिर्फ ये कंपनी ने अपनी सेल्स को बूस्ट करने के लिए एडवर्टीजमेंट दी थी. द एडवर्टीजमेंट वाज नॉट एन ऑफर एज इट वाज नॉट मेड टू एनी पर्टिकुलर पर्सन. और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो एडवर्टीजमेंट है, इट वाज नॉट एन ऑफर to any specific person, but it was made in general, and the offer cannot be made to public at large or to the whole world. और ये जो ऑफ़र है ये पूरे दुनिया के लिए या एक जनरल पब्लिक के लिए नहीं किया जा सकता. थर्ड, द एक्सेप्टेंस बाय द ऑफरी हैड नॉट बीन कम्युनिकेटेड. कि जो ऑफरी है उसने ये ऑफ़र एक्सेप्ट किया है, ये भी उन्होंने कम्युनिकेट नहीं किया है. एंड सो देयर वाज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए वहाँ पर कोई भी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. द कोर्ट रिजेक्टेड दीज contentions of the company and allowed Mrs. Carlyle claim for 100 pounds. कोर्ट ने इस कंपनी के सारे जो भी प्लीज थे इनको रिजेक्ट किया, और उनका जो क्लेम था कार्लिल मिसेस कार्लिल को देने के लिए कहा. द कोर्ट ऑल्सो स्टेटेड दैट द डिपॉजिट ऑफ 1000 इज एन in the Alliance Bank by the smoke ball company was an evidence to that the company had real intention to enter into a legal relationship. और उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी की इंटेंशन थी लीगल रिलेशनशिप में एंटर होने की, इसीलिए उन्होंने जो अलायंस बैंक है उसमें 1000 रुपये जो है वो जमा करके रखे थे. एन ऑफर कैन ऑल्सो बी मेड टू वर्ल्ड एट लार्ज. और फिर दूसरा आगे कोर्ट ने कहा कि जो ऑफ़र है वो जनरली एट लार्ज टू द वर्ल्ड भी किया जा सकता है. इट्स नॉट स्पेसिफिकली कि एक इंडिविजुअल को किया जाना है. इट इज़ कॉल्ड अ जनरल ऑफर एंड इज़ वैलिड
in the case of general offer, there is no need to communication acceptance to the offeree. और अगर जनरल ऑफर है तो उस केस में उसको कम्युनिकेट करना ज़रूरी नहीं है. merely fulfilling the condition of the offer itself is treated as acceptance to the contract. अगर आपने उस ऑफर की कंडीशंस को फुलफिल कर दिया है, that will be taken as acceptance to the contract. So आज हम यहीं तक करेंगे. I hope आपको समझ आया होगा. And right now, take care and goodbye.